हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और हम बात करने वाले हैं कि जब आप फ्लैट खरीदने जाते हैं तो एक कंपोनेंट है जिसको लेकर बहुत कंफ्यूजन बना रहता है, क्योंकि आपको बिल्डर ही कंफ्यूज करता रहता है। और मैं बात कर रही हूँ फ्लैट के साइज की। बिल्डर आपसे कहेंगे कभी कारपेट एरिया, तो कभी कहेंगे बिल्टअप एरिया और कभी कहेंगे सुपर बिल्टअप एरिया। और ये तीनों ही टर्म्स जो हैं वो अलग होते हैं और लोगों को कभी कभी लगता है कि सुपर एरिया ही कारपेट एरिया है क्या, कारपेट एरिया ही बिल्टअप एरिया है क्या। तो इसके बीच क्या अंतर होता है, आज हम अपनी बातचीत के दौरान यही समझने वाले हैं। बिल्डर हो या प्रॉपर्टी डीलर, इस आपकी इस जानकारी की कमी का फायदा बहुत उठाते हैं और आपको और ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और अंत में आप सोचते हैं छोड़ो, घर ले रहे हैं, अब क्या देखना कितना है सुपर एरिया कितना है बिल्टअप एरिया। लेकिन ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप पैसे दे रहे हैं भाई, हर घर के हर कोने के लिए आप पैसे दे रहे हैं और आपसे अगर ओवर चार्ज किया जाएगा तो ये धोखाधड़ी ही होगी। तो कैसे आप समझे सुपर एरिया, बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया का अंतर, क्यों आपको ये समझना चाहिए, क्या कहता है कानून। रेरा ने भी बहुत स्ट्रिक्टली बिल्डर्स को कहा है कि भाई आप ये कंफ्यूजन जो है ऐसा मत कीजिए। तो इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं होमन्स के फाउंडर प्रदीप मिश्रा जी। प्रदीप से स्वागत है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और शुक्रिया आपने वक्त निकाला। साथ में वक्त निकालने के साथ साथ प्रदीप सर ने शो के पहले हमसे बातचीत करके हमें भी समझाया है, तो इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो सर, ताकि हम लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके। और अगर आप हमें देख रहे हैं तो भेजिए अपने सवाल ना, प्रदीप जी आपको लाइव सवालों का जवाब देंगे। आप हमें सवाल ऐसे भेज सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 9311211874 पर, आप हमें ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर। और हाँ, यूट्यूब पर लाइव जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ अपने सवाल हमें यहीं पर चैट बॉक्स पे लिखते जाइए। सवाल को जितने डिटेल में पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट को उतनी आसानी होगी उसे समझकर जवाब देने की। तो वुमेन्स के फाउंडर प्रदीप मिश्रा का मैं फिर से एक बार स्वागत करना चाहूँगी। प्रदीप सर, सुपर बिल्टअप एरिया, बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया, तीनों को जरा अच्छे से समझाइए क्या होता है एक एक करके, इनके बीच में अंतर क्या होता है। तो तीन चीजें मैंने आपसे पूछी है, उनका डेफिनेशन। सुपर बिल्टअप एरिया, फिर इससे सुपर हटा दीजिए केवल बिल्टअप एरिया, और फिर आता है कारपेट एरिया। प्रियंका जी, पहले हम शुरू करते हैं बिल्टअप एरिया से। बिल्टअप एरिया के अंदर कारपेट एरिया और साथ में इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल इसके अंदर होती है, बालकनीज इसके अंदर होती है। मतलब जो लिवेबल स्पेस है उसे आप बिल्टअप एरिया के अंदर लेंगे, लेकिन इसके अंदर एक चीज ऐड हो जाती है, वो हो जाती है बालकनी का एरिया। तो बालकनी का एरिया भी चूंकि आप उसे यूज कर रहे हैं तो वो बिल्टअप एरिया के अंदर आता है। और अक्सर देखा जाता है बिल्टअप एरिया जो सुपर एरिया की कैलकुलेशन होती है उससे 70 to 80% ही एरिया आपको मिलता है एज अब बिल्टअप बात एरिया। करते हैं सुपर एरिया की। हाँ, अब बात करते हैं सुपर एरिया की। ओके। सुपर एरिया एक्चुअल में सेलेबल एरिया है जो अक्सर डेवलपर आपको देते हैं। होम बायर्स जब कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो वो सेलेबल एरिया ही मार्केट ट्रेंड में आज भी है। रेरा ने बहुत कोशिश की लेकिन आज भी वो सेलेबल एरिया ही बना हुआ है और डेवलपर उसी हिसाब से आपसे चार्ज भी करते हैं। तो इसके अंदर जो एक्सक्लूसिव बिल्टअप एरिया है प्लस कॉमन एरिया, जिसमें लिफ्ट, कॉरिडोर, स्टेयरकेस, क्लब हाउस, मल्टी, वाटर टैंक, गार्ड रूम और अदर एमिनिटीज, जो कॉमन एमिनिटीज आपको बिल्डर दे रहा है, वो सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है और वो फाइनल सेलेबल एरिया होता है जिसे हम सुपर एरिया भी कहते हैं, सुपर बिल्टअप एरिया भी कहते हैं। अब एक आता है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया टेक्निकली जहां आपकी कारपेट बिछ सकती हो, मतलब रूम के अंदर का जो एरिया, जो वॉल टू वॉल एरिया है, वो एरिया कारपेट एरिया कहलाता है। लेकिन यहाँ रेरा ने इसे रीडिफाइन किया है और जो आउटर वॉल है उसके अंदर का जो एरिया है वो कारपेट एरिया कहलाता है रेरा के हिसाब से। मतलब जो इंटरनल वॉल्स है, टू रूम्स के बीच की जो वॉल है उसे भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो रेरा के हिसाब से जो इंटरनल वॉल्स है उसको भी जब हम इंक्लूड करते हैं तब फाइनल कारपेट एरिया निकल कर आता है। तो कारपेट एरिया टेक्निकली आप समझ लीजिए जो आपका अपार्टमेंट है उसके अंदर का सारा एरिया एक्सक्लूडिंग बालकनी, ओके। ये आपका कारपेट एरिया कहलाता है।
ठीक है, तो जब हम बालकनीज को इंक्लूड कर ले रहे हैं तो वो एरिया हो रहा है आपका बिल्ट अप एरिया, मतलब घर का जो एरिया पूरा जिसमें घर बना हुआ है जितने स्पेस में, वो है बिल्ट अप एरिया। सुपर बिल्ट अप में जो कॉमन एमिनिटीज वगैरह जो रहेगी वो सब ऐड किया जाता है। और कारपेट एरिया जो घर के अंदर का है, और अभी सर ने ये भी समझाया कि इसमें वॉल का जो है उसको भी, उस एरिया को भी कारपेट एरिया में रख दिया गया है, राइट? तो कारपेट एरिया कैसे मेजर होता है, इसमें क्या क्या शामिल होती है, जरा समझाइए। और अगर मैं एज अ बायर जाती हूँ तो मुझे किसके पैसे वसूलते हैं मुझसे? कारपेट एरिया का मतलब सेलेबल एरिया कौन सा होता है जो उसको काउंट किया जाता है? देखिए, कारपेट एरिया कहलाया जाता है नेट यूजेबल एरिया, मतलब जो एक्चुअल में आप एरिया यूज कर रहे हैं, मतलब जो वॉल्स के अंदर का एरिया है वो कारपेट एरिया है। इसके अंदर बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, बाथरूम, बालकनीज इसके अंदर नहीं आती है। स्टेयर केस अगर कोई इंटरनल है तो ये सब कारपेट एरिया के अंदर आता है। और किसी भी तरह से टेरेस अगर कोई है वो इसके अंदर नहीं आएगी, कोई कॉमन एरिया इसके अंदर नहीं आएगा। कॉरिडोर, यूटिलिटी डक्ट्स, शाफ्ट, लिफ्ट, ये सब इसके अंदर नहीं आती है। मतलब एक्चुअल जो यूजेबल एरिया है आपका वो कारपेट एरिया है इसके अंदर। ठीक है, तो घर खरीदार को क्या देखना चाहिए? कारपेट एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया या फिर बिल्टअप एरिया? और क्या मुझे डेवलपर इन तीनों एरियाज को डिफाइन करके बताएंगे कि भाई ये आपके इस प्रोजेक्ट में आप जहां फ्लैट देख रहे हैं ये इसका सुपर एरिया है, ये इसका बिल्टअप एरिया है, ये इसका कारपेट एरिया है? और एज अ फ्लैट बायर मुझे क्या देखना है इन तीनों एरियाज में, और मुझे चार्ज किसके लिए किया जाएगा? देखिए, जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो एक्चुअल यूजेबल एरिया क्या है ये आपको देखना और समझना बहुत जरूरी होता है। अक्सर लोग इस चीज में थोड़ा सा, चूंकि नॉलेज कम होती है इसीलिए भी लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। यहाँ एज अ बायर जब आप जाते हैं तो खैर मैं यहाँ पे ये भी कहूंगा, रेरा ने चूंकि मीटर में मेंशन करना मैंडेटरी कर दिया है, तो मीटर भी कई बार आम आदमी के समझ से वो बाहर हो जाता है। तो आप उसे अगर स्क्वायर फीट में समझते हैं या मीटर में समझते हैं, जैसे आप समझते हैं उसे नेट पे कन्वर्टर के थ्रू आप इजीली कन्वर्ट करके एक्चुअल कारपेट एरिया आप समझ लीजिए कि जो आपको मिलने वाला है वो एरिया कितना है। डेवलपर इतनी सख्ती के बावजूद भी ये देखने को मिला है कि वो अभी भी सुपर एरिया के हिसाब से ही कम्युनिकेट करते हैं। ये जरूर एक कंसोलिडेटेड प्राइस बताया जाता है कि ये प्रॉपर्टी अब टोटल इतने की है। मतलब पहले जो बीएसपी चला करता था, बेसिक सेलिंग प्राइस प्लस पार्किंग प्लस पीएलसी प्लस ईडीसी आईडीसी, ये तमाम अलग अलग चार्ज जोड़ के बताए जाते थे। रेरा आने के बाद अब एक मुग्गम प्राइस बताया जाने लगा है, लेकिन अभी भी जो बोलचाल के टर्म्स में वहां सुपर एरिया ही बताया जाता है। तो आपको एज अ बायर ये समझना है कि एक्चुअल यूजेबल एरिया आपको कितना मिल रहा है, तो आप उसे किसी दूसरे प्रोजेक्ट से भी कंपेयर कर पाएंगे। अभी भी मैं देखता हूँ कि इतनी अवेयरनेस के बावजूद भी रेरा ने काफी अच्छी अवेयरनेस भी की है, और हम लोग अक्सर अपने प्रोग्राम में टाइम टू टाइम ये बताते भी रहते हैं। लेकिन अभी भी बायर खुद सुपर एरिया के ट्रेंड में बाइंग करने का आदी है, तो डेवलपर भी आज भी इसी कारण से सुपर एरिया पे ही प्रॉपर्टी बेच रहा है। वो बात और है कि ब्राउशर के ऊपर वो जरूर मेंशन कर देता है, क्योंकि यहाँ एक मार्केट में भी चेंज आया है। आज मार्केट इतनी अच्छी चल रही है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ही प्रॉपर्टी बिकनी शुरू हो जाती है। तो वो स्टेज आती ही नहीं है कि डेवलपर उसका एक्चुअल एरिया स्टडी कर पाए। एजेंट द्वारा बताया जाता है, डेवलपर द्वारा पहले से मार्केट में फ्लोट कर दी जाती है इंफॉर्मेशन। तो वो इंफॉर्मेशन जब मार्केट में आती है तो वो सुपर एरिया के तहत ही आती है, वही कम्युनिकेट किया जाता है कि प्रॉपर्टी का इतना एरिया होगा, और लोग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत अपनी चेक दे देते हैं। वो बात और है कि डेवलपर उसे रेरा आने के बाद ही बैंक करता है, रेट डिस्क्लोज करने के बाद ही बैंक करता है। लेकिन जो फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो ट्रेंड है उसमें बायर उसके कंपैरिजन में नहीं जाता, उसे जाने का वो समय ही नहीं मिलता कि वो एक्चुअल स्टडी कर पाए कि मेरे को एक्चुअल यूजेबल एरिया
मिल कितना रहा है, वो लेकिन ये जब सोचता है कि बात ऐसा ना सुपर हो एरिया बस की मिस हो होती जाए। है प्रदीप जी, तो सुपर एरिया तो थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर मैं कहूँ कि एक फ्लैट है जिसका सुपर एरिया 1500 स्क्वायर फीट है, तो उसका बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया कितना हो सकता है? क्या ट्रेंड है सुपर बिल्टअप एरिया से कारपेट एरिया को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? देखिए प्रियंका जी, यहाँ कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है, मतलब फिक्स कैलकुलेशन नहीं है। इसे ट्रेंड के तौर पे ही आप समझ सकते हैं। जैसे आपने बताया 1500 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो अक्सर बिल्टअप एरिया 20% लेस होता है। और आप कारपेट एरिया की बात करें तो 30% लेस मार्केट में ट्रेंड में है। लेकिन कम्युनिकेट क्या किया जा रहा है वो अलग चीज है। आप पेपर्स में जरूर देखें और हमेशा देखें कि एक्चुअल कारपेट एरिया हमें मिल कितना रहा है। अगर आपको इससे भी ज्यादा डिफरेंस नजर आता है, मतलब सुपर एरिया में आप 30% लेस करते हैं, तो जो कारपेट एरिया आ रहा है, अगर 1050, मैं 1500 की हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो 30% लेस करने के बाद 1050 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया होना चाहिए। अगर उससे भी कम है तो शायद बहुत पॉजिटिव साइन नहीं है, या कॉमन एरिया में बहुत ज्यादा वेस्टेज है, या डेवलपर द्वारा प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं की गई है। ऐसी तमाम चीजें हो सकती है। तो आपको ये जरूर लेने से पहले चेक कर लेना है और समझना है। और मैं तो ये कहूंगा कि एग्जैक्ट कारपेट एरिया में ही प्रॉपर्टी आप बाइंग करें, उसी कैलकुलेशन को आप समझें। ये आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदने के अंदाज में बेहतर रास्ता होगा, जिससे आप ठगी से बच भी पाएंगे। राइट, तो जो आपने कहा कि 1500 अगर उसका सुपर बिल्टअप एरिया है, तो कारपेट एरिया करीब 1050 1100 तक का होगा, अगर बहुत ऐसा डेवलपर है जो आपको बहुत अच्छी स्पेस देना चाहता है। और अब मुझे चार्ज तो सुपर बिल्टअप एरिया के हिसाब से किया जाता है, राइट? बिल्कुल ठीक है। ओके, तो हम देखते क्या कि बिल्डर्स अपने एड्स देते हैं, उसमें प्रति स्क्वायर फीट का जो रेट वो दिखाते हैं वो सुपर एरिया के आधार पर लिखा जाता है, जबकि होम बायर्स को रहने के लिए कारपेट एरिया मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये धोखाधड़ी तो हो ही रही है कि आपको दिखाया जाता है एक, अब जैसे अगर मैं ये सोचूं, जो एग्जांपल मैंने दिया है कि 1500 स्क्वायर फीट है, 1500 स्क्वायर फीट है, हर जगह लिखा हुआ दिखेगा, पर एक्चुअली मेरे हाथ में सिर्फ आ रहा है 1050 स्क्वायर फीट। और ये प्रैक्टिस जो है ये अभी भी चल रही है। देखिए, रेरा आने के बाद डेवलपर द्वारा सुपर एरिया पे नहीं बेचा जाता है, क्योंकि वो रेरा के गाइडलाइंस को अगर फॉलो कर रहा है तो वो इस तरह के विज्ञापन में सुपर एरिया मेंशन नहीं करता है। लेकिन अभी भी जब डेवलपर खुद इस काम को नहीं करता, तो वो एजेंट द्वारा इस टाइप की इंफॉर्मेशन फ्लोट कर देता है कि ये इसका एक्चुअल सुपर एरिया है, कारपेट एरिया नहीं बताया जाता है। और जब आप डेवलपर से बात करेंगे तो वो यही आपको हमेशा कहेगा कि हमने तो कभी सुपर एरिया बताया ही नहीं। तो यहाँ बायर को सजग होने की जरूरत है कि अगर आपको एजेंट है या डेवलपर है, कोई भी आपको सुपर एरिया बता रहा है, तो आपको वहां सतर्क होकर समझने की जरूरत है। अब आप हम डेवलपर के एंगल में सोचते हैं, डेवलपर सुपर एरिया पे जब आपको बताता है तो उसको पर स्क्वायर फीट आपको कम लगता है। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी पे 50% की लोडिंग है और वो प्रॉपर्टी 20,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट आपको कारपेट एरिया से पड़ रही है, तो वही प्रॉपर्टी आपको 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट एक्चुअल पड़ती है। तो सुपर एरिया के बेस पे डेवलपर आपको 10,000 बताएगा और कारपेट एरिया पे वही प्रॉपर्टी आपको 20,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट दिखेगी। तो शायद आपकी प्रॉपर्टी बाइंग का डिसीजन थोड़ा आगे के लिए शिफ्ट हो सकता है। आप शायद कंफर्टेबल ना हो कि मुझे ये एरिया कम मिल रहा है। तो आपको यहाँ खुद समझने की जरूरत है और आपको टोटल कॉस्ट पे फोकस करने की जरूरत है कि ये मेरा अकोमोडेशन है, 2 BHK 3 BHK या 4 BHK मेरी जरूरत के अनुसार है, और ये इसकी टोटल कॉस्ट है। अगर आपको वो कंफर्टेबल लगता है तो आपको प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। ट्रेंड या क्या दिखता है, कैसे कम दिखता है, कैसे ज्यादा दिखता है, ये आपके प्रॉपर्टी बाइंग का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश रेरा ने रियल एस्टेट डेवलपर्स को कहा कि भाई केवल कारपेट एरिया के आधार पर ही आपको अपार्टमेंट बेचने हैं, और बिल्टअप एरिया के आधार पर अगर अपार्टमेंट की बिक्री होगी तो इसे इलीगल माना जाएगा। तो रेरा अथॉरिटी को ऐसा डायरेक्शन ही देना पड़ा, यानी ऐसा हो रहा है ग्राउंड पर? देखिए, बिल्कुल हो रहा है। मैंने जैसे बताया कि रॉन्ग प्रैक्टिसेस अथॉरिटी आने के बाद, रेरा आने के बाद काफी कम हुई है, लेकिन पूरी तरह नहीं खत्म हुई है। और यहाँ हमेशा ये चीज की कमी दिखती है कि रेरा को ज्यादा पावर्स होनी चाहिए, क्योंकि जुडिशरी पावर जब ज्यादा होगी तो उस पर एक्शन भी फास्ट होगा। और जब तक पेनल्टीज नहीं लगेंगी
तब तक बहुत ज्यादा डेवलपर्स के अंदर डर भी नहीं रहेगा या एजेंट्स के अंदर डर भी नहीं रहेगा। जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस का पैटर्न था वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि रेरा ने ये कदम उठाया तब जब उसे लगा कि मार्केट में चीजें तरीके से रेगुलेट नहीं हो रही है। और रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के हिसाब से प्रॉपर्टी आपको कारपेट एरिया पे ही बिकनी है, सुपर एरिया पे नहीं बिकनी है। जो ये बेच रहा है वो गलत है। तो यहाँ रेरा को खुद आके यहाँ कदम उठाने की जरूरत पड़ी है। और ये भी आपको बता दूं कि अगर आप कारपेट एरिया आपको बता के डेवलपर बेच रहा है और उसके बाद कोई डेविएशन आता है तो वहां पर डेवलपर पे लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो टाइम यही टू मैं जानना चाहती टाइम हूँ कि अगर सुपर एरिया पर फ्लैट बेचना गैर कानूनी है और किसी होम बायर को लगता है कि उसको गलत बता करके गलत एरिया दिया गया है, तो वो इसकी शिकायत क्या रेरा में जाकर के करेंगे और क्या कार्रवाई हो सकती है? आप कह रहे हैं पेनल्टी नहीं है, तो पेनल्टी तो अभी नहीं लगेगी उन पर अगर शिकायत करते भी हैं तो। दो हिस्सा है, कहाँ शिकायत करें और शिकायत करने पर किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है? नहीं, पेनल्टी बिल्कुल है। और अगर कोई ये काम गलत कर रहा है तो आपके पास सबसे पहले रेरा में जाकर कंप्लेंट करने का प्रोविजन है। क्योंकि सुपर एरिया बेचने का ट्रेंड है ही नहीं यहाँ। रेरा के हिसाब से आप सिर्फ कारपेट एरिया, वो बात और है कि मीटर्स में यहाँ लिखा जाता है, तो आपको लेकिन एज अ डेवलपर कारपेट एरिया बताना मैंडेटरी है। और उसमें भी अगर कोई डेविएशन आ रहा है तो वहां पर आप रेरा में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। और वहां सुनवाई अब बहुत फास्ट हो गई है। पीछे बहुत सारे कई ऐसे प्रेसिडेंट सेट हुए हैं जिसके कारण अब धीरे धीरे मार्केट साफ होती नजर आ रही है। आपने देखा होगा कोविड के बाद पहले रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स की मार्केट में ट्रेंड अच्छा खरीदारी देखने को मिली, और उसके बाद अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी भी अच्छी सेल हो रही है। तो नो डाउट रेरा के आने का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इस मार्केट पे दिखा है। चीजें बहुत ज्यादा रेगुलेट हुई हैं और अभी भी अगर कोई गलत कर रहा है तो रेरा उस पर सुओ मोटो एक्शंस ले रहा है। तो ये मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे ये छोटी मोटी चीजें हो रही हैं वो खत्म हो जाएगी। और बायर को भी ये सजग होने की जरूरत है कि उसे अगर कोई ऐसी दिक्कत नजर आती है तो रेरा में जाके जरूर कंप्लेंट करना चाहिए। प्रदीप जी, ये बताइए, अगर मैं एक घर खरीदने जा रही हूँ, अब मुझे उन्होंने जो बोला मैं तो वही सुनूंगी, वही मानूंगी, वो जो कहेंगे वो बोले या उनके एजेंट के जुबानी वो बुलवाएं। मैं एज अ होम बायर जब जाऊं तो मैं इसका अंदाजा कैसे लगाऊं कि भाई ये जो एरिया मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं वही वाकई में ये इसका कारपेट एरिया वही मुझे बेचा जा रहा है? देखिए, ब्राउशर पहली चीज, आप रेरा आने के बाद रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर हो जिस प्रॉपर्टी का, आप उसी प्रॉपर्टी को बाय करें। फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का आप चेक देते हैं वो बिल्कुल बंद कर दें। तो रेरा आने के बाद जब आपके ब्राउशर होगा तो उसमें कारपेट एरिया मेंशन होगा और उसको आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रूम साइजेस उसके अंदर मेंशन होते हैं, आप टोटल उनको कर सकते हैं। आपको खुद कारपेट एरिया की कैलकुलेशन सही लिखी है या नहीं लिखी उसका भी आपको पूरा आइडिया मिल जाता है। और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कारपेट एरिया की कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, आपको किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। और डेवलपर को भी ये बताना जरूरी है। तो इसमें मुझे कहीं पर भी कोई ऐसा हिच नजर नहीं आता कि आप उसे कैलकुलेट ना करें। कैलकुलेशन इजी है और आपको खुद ये करनी चाहिए। ओके, चलिए, तो हमने समझ लिया है और रेरा हमारे साथ है, इसलिए बहुत ज़रूरी कि आप रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स ही खरीदें। और रेरा सर्टिफाइड होंगे तो उनके ब्रोशर भी जो है वो एक तरह से रेरा सर्टिफाइड हैं, तो उनको देखें। जैसे प्री लॉन्च में अगर कोई बेच रहा हो, वैसे तो रेरा के आने के बाद ये बंद हो गया, लेकिन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के नाम पर अगर आपसे वो पैसे ले रहे हैं, आपको पता नहीं फिर जब वो आएंगे बाद में पूरा प्रोजेक्ट लेकर तो क्या वो आपको ऑफर करेंगे। तो इस सब के लिए सबसे सेफ है होम बायर्स के लिए कि रेरा की रजिस्ट्रेशन को चेक करें। रेरा में ऑनलाइन जाके खुद आप ये चेक कर सकते हैं और रेरा सर्टिफाइड प्रॉपर्टी में खरीदिए। अगर उसमें कुछ दिक्कत भी होती है ना तो आप रेरा में जाके शिकायत कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदेंगे जो रेरा सर्टिफाइड नहीं होगी तो आगे जाके रेरा कहेगा कि भाई आपने क्यों खरीदा यहाँ पर,
इसीलिए रेरा सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी, रेरा रजिस्ट्रेशन जो मैं सर्टिफिकेशन कह रही हूँ बहुत ज़रूरी है। और तो कुछ सवाल जो हमारे पास आ रहे हैं व्हाट्सएप से, में एक सवाल आया जो आपकी राय चाह रहे हैं आपसे। साजिद हैं, नोएडा एक्सटेंशन में रहते हैं और बता रहे हैं कि इन्होंने नोएडा के सेक्टर 151 में एक प्लॉट देखा है। प्रोजेक्ट का नाम है द एलिट्स 151। रियल एस्टेट ब्रोकर ने बताया कि ये एग्रीकल्चरल लैंड थी जिसका लैंड यूज कन्वर्ट किया गया है। ब्रोकर का दावा है कि ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है और डेवलपर ने नोएडा अथॉरिटी से एनओसी ली हुई है। प्लॉट का रेट 90,000 रुपए गज है। क्या ये प्लॉट खरीदना सेफ लग रहा है? जो डिटेल्स दी हैं साजिद ने उसके मुताबिक आपको ये सेफ लग रही है, ये सेफ बाय हो सकती है प्रदीप जी? देखिए, नोएडा की जब हम बात करें तो वहाँ नोटिफाइड एरिया है, वहाँ किसी भी टाइप का अथॉरिटी एनओसी नहीं देती है। अक्सर देखा जाता है लोग उसको आकर्षक करा लेते हैं, मतलब इसे पहले सेक्शन 143 कहा जाता था, अब धारा 180 कहा जाता है। अक्सर लोग ये करवा लेते हैं और उसका मतलब ये होता है कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे किसी रेजिडेंशियल एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं। अगर अथॉरिटी से वो मैप सैंक्शन है तभी वो प्रॉपर्टी अप्रूव प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अगर अथॉरिटी का इंटरफेरेंस वहां नहीं है और कोई एनओसी टाइप की चीज है तो वो टाइटल ठीक नहीं है। ये एज अ बायर आपको समझने की जरूरत है। फिर भले ही वहां कोई सेटिंग से कुछ करके धोखाधड़ी करके किसी बैंक को भी अप्रोच करके अगर वो ले आ रहे हैं तो वहां पर भी आपको सतर्क होने की जरूरत है। और प्रॉपर्टी खरीदने से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करना मैंडेटरी है। अगर नंबर उनके पास और किसी टाइप की एनओसीज का हवाला दिया जा रहा है तो ऐसी प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल ही नहीं खरीदनी चाहिए। प्रदीप जी, ये प्लॉट खरीद रहे हैं ना कि घर खरीद रहे हैं, तो क्या इसमें भी रेरा रजिस्ट्री होगी? बिल्कुल रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। अगर कोई प्लॉटेड कॉलोनी डेवलप करके सेल कर रहे हैं तो उसमें भी रेरा रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ऑलराइट, तो साजिद जी बहुत सारे रेड फ्लैग्स यहाँ पर लग रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करिएगा। अथॉरिटीज़ के पास जाकर कुछ आपको जानकारी हासिल करनी पड़े तो वो खुद जाकर के कीजिए, ना कि एक किसी ब्रोकर की बात पर भरोसा कीजिए। समर सिंह का सवाल हम लेते हैं। समर हमें बता रहे हैं कि इनका बजट है 1.5 करोड़ रुपए का और ये पैसा वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको क्या एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश कर दें या 2 फ्लैट खरीदने में खरीद ले। इन्वेस्टमेंट के तौर पर इनको चाहिए। प्रॉपर्टी खरीदने का इनका जो मोटिव है वो है कैपिटल अप्रिसिएशन और रेंटल इनकम। सो ब्रिंग्स बैक टू द पॉपुलर डिबेट कि कमर्शियल प्रॉपर्टी वर्सेस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जब मोटिव हो कैपिटल अप्रिसिएशन रेंटल इनकम, यानी उनसे रिटर्न उनको पाना है। देखिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी का बहुत लंबा डिबेट है। मैं छोटा सा समराइज करने की कोशिश करता हूँ। कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको रेंटल अच्छा देती है, लेकिन तब जब आपकी लोकेशन बहुत प्राइम है। अगर आपको लगता है लोकेशन बहुत प्राइम है, उस आसपास के पेरिफेरल एरिया में अच्छी है, रेजिडेंशियल ऑक्यूपेंसी अच्छी है, पर कैपिटा इनकम अच्छी है, मेन रोड पे प्रॉपर्टी है, तो आपको कमर्शियल ले लेना चाहिए। रेंटल उसमें अच्छा मिलता है, करीब करीब देखा जाता है 6 to 7% का रेंटल आ जाता है। लेकिन अगर ये सब चीजें नहीं है, लोकेशन में आपको थोड़ी बहुत भी गुंजाइश दिख रही है, तो आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्रेफर करें, क्योंकि वहां पर लोग जो रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं तो वहां आगे पीछे की लोकेशन भी चल जाती है। बहुत खराब लोकेशन नहीं होनी चाहिए। हमेशा प्रॉपर्टी खरीदते टाइम उस एरिया के मास्टर प्लान को स्टडी करें, अथॉरिटीज की अप्रूवल को स्टडी करें, करंट डेवलपमेंट उस एरिया की और फ्यूचर डेवलपमेंट जो पॉसिबल डेवलपमेंट है एज पर मास्टर प्लान वो स्टडी करें। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप हुआ है वहां पे वो स्टडी करें। इनके बाद ही आप प्रॉपर्टी खरीदें। तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों अच्छी है, लेकिन किस तरह से आपका पर्पस है, किस तरह की लोकेशन है, उस पर ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। मेरे अंदाज में दोनों बेहतर है। जो आपका बजट ठीक है, इस बजट में आप दोनों प्रॉपर्टी बाय करने का ऑप्शन देख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। कुछ लोग जो हमें देख रहे हैं लाइव क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज फटाफट भेजिए अपने सवाल। ये आज के शो का आखिरी सवाल है रत्न भारद्वाज जी का, जो पूछ रहे हैं कि मेरा ट्रांसफर हो गया है लखनऊ से गुरुग्राम। होम टाउन होने की वजह से लखनऊ में मेरा अपना घर है। गुरुग्राम में रेंट के लिए 2 BHK फ्लैट देख रहा था। इसका रेंट 20,000 रुपए। मैं कंफ्यूज हूँ कि इतना ज्यादा रेंट दूं या फिर होम लोन लेकर बिल्डर फ्लोर खरीद लूं। मेरे पास डाउन पेमेंट के लिए 20 लाख रुपए है अभी।
क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे आप रतन जी को? गुड़गांव मार्केट को तो प्रदीप जी आप बहुत अच्छे से समझते भी हैं, तो इनके लिए क्या आपके पास सुझाव है? देखिए रत्न जी, यहाँ पर 20 लाख अगर डाउन पेमेंट है आपके पास, तो आप, मैं कहूँगा, लोन लेकर अपने बजट को 50 to 60 लाख रुपीस कीजिए, क्योंकि यहाँ सेकेंडरी मार्केट में आपको रेडी टू मूव अपार्टमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग के इस बजट के अंदर मिल जाएंगे। बाकी आप लोन लेके पेमेंट कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम फ्रेम है, थोड़ा एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम है, तो करीब करीब 25 से 30 लाख के बीच में नए अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स इस टाइम पर आ रहे हैं। बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अब चूंकि लैंड की कॉस्ट काफी बढ़ गई है, तो इसीलिए ज्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट आने मुश्किल है। अभी भी आप टाउन कंट्री प्लानिंग की वेबसाइट पे जाएंगे, तो वहां पर अथॉरिटी की वेबसाइट पे ही अफोर्डेबल हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। तो वहां जाके आप 25 से 30 लाख के बजट में 2 BHK की प्रॉपर्टी, इसमें थोड़ा बजट जो एक्सटेंड होगा वो आप लोन लेके पूरा कर सकते हैं, और 2 BHK के ऑप्शंस आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को बाय कीजिए, एप्रिसिएशन भी इस टाइम अच्छा मिलेगा, और रेट भी मैं कहूँगा रिजनेबल रेट है अफोर्डेबल हाउसिंग के, तो ये आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। ऑलराइट, तो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा आपको बजट जो है वो बढ़ाना पड़ सकता है गुड़गांव की जो प्रॉपर्टी रेट है उसके मुताबिक। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया आपका सर।